जी, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे स्त्रीवाद को समझने से पहले पितृसत्ता की अवधारणा को जानना ज़रूरी है। पितृसत्ता को समझना ज़रूरी है, ये शब्द हमारे सामने बार-बार आएगा। हम जब दलित विमर्श पढ़ेंगे तो भी पितृसत्ता शब्द हमारे सामने बार-बार आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर, संरचनाएँ पितृसत्तात्मक हैं, हमें ये स्वीकार करना होगा और उनका विश्लेषण करना होगा। तो स्त्रीवाद यही काम करता है कि पितृसत्ता को एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसके काम करने के जो तरीके हैं, पद्धति है, उसका पता लगाता है। क्योंकि जब तक किसी समस्या का पता नहीं लगाएंगे, जब तक उसकी तह में नहीं जाएंगे कि वो शुरू कैसे होती है, हम उसके बारे कोई उपाय नहीं कर सकते। तो समस्या शुरू होती है पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं से। क्यों इस शब्द के साथ दिक्कत है, क्यों इसे खोलना ज़रूरी है, क्यों इसकी व्याख्या करना ज़रूरी है, उस पर हम बात कर चुके हैं कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जीवन में बहुत गहरे पैबस्त है पितृसत्ता। और किसी को भी, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि जन्म लेते ही लड़कियों को नहीं पता होता है कि उनको कभी अपने ही घर में भी पितृसत्ता के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है। कभी उनको अपने ही घर में बैठी जो पुरातन सोच है, परंपरावादी सोच है, जिस पर पितृसत्ता का असर है, उसके विरुद्ध जाना पड़ सकता है। तो इस युद्ध के लिए तो वो तैयार नहीं होती है, कोई भी हम में से तैयार नहीं होता है। लड़के लड़कियां सभी लोग एक पितृसत्तात्मक ढांचे में पलते हैं, बड़े होते हैं। उनकी जो बोध की संरचना है उसी तरह से बनी होती है, उसी तरह से उनके मानसिकता को, व्यवहारों को कंडीशन किया जाता है, अनुकूलित किया जाता है पितृसत्ता के अनुकूल। तो जब आपकी सारी ट्रेनिंग, जब आपका सारा प्रशिक्षण पितृसत्ता के हिसाब से हुआ हो, पितृसत्तात्मक ढांचों में रहने के लिए आपको अनुकूलित किया गया हो, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि उसके खिलाफ जाके, उससे परे जाके, उससे दूर जाके आप उसको समझें और उससे जूझने की कोशिश करें। तो स्त्रीवाद ऐसे सारे लेंस, ऐसे सारे औजार आपको उपलब्ध कराता है जिससे आप समाज के, राजनीति के, आर्थिक संबंधों के तह में जो पितृसत्तात्मक ताकतें हैं, समीकरण हैं, उनका पता लगा सके। क्योंकि पितृसत्ता को पहचानने का तो कोई प्रशिक्षण हमको नहीं मिला होता। पितृसत्तात्मक ढांचों में रहने का प्रशिक्षण जरूर मिला होता है, लेकिन हमको बचपन से ये नहीं सिखाया गया होता है कि देखिए ये पितृसत्ता है और इससे हमको जूझना है क्योंकि इसका स्वरूप दमनकारी है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि पितृसत्ता का जो स्वरूप है, पितृसत्ता का जो तरीका है काम करने का, वह दमनकारी है। क्यों हम की बात करते हैं, क्यों हम उसकी मुखालफत करना चाहते हैं जब हम स्त्रीवाद पढ़ते हैं, तो क्यों हम उसका विश्लेषण करके, उसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करके बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ यहाँ दिक्कत है, क्योंकि उसका मूल स्वरूप ही दमनकारी है ना। उसके जो मेथड्स हैं उनमें बल एक बहुत बड़ा मेथड है, एक बहुत बड़ा तरीका है, एक बहुत बड़ा औजार है, ताकत का, बल का, शक्ति का, है ना। तो ताकत आजमा के पितृसत्ता बलपूर्वक, क्योंकि दमन करती है अन्य जो अस्मिताएं हैं, जो कि समाज में दमित अस्मिताएं हैं, स्त्री हों, दलित हों और आदिवासी हों, ये जो तमाम दलित अस्मिताएं हैं, दमित अस्मिताएं हैं, वंचित अस्मिताएं हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं नियंत्रण की कोशिश पितृसत्तात्मक संरचनाओं की रहती आई है हमेशा से। तो ये भी जानना ज़रूरी है। एक स्वरूप हम उसका बनाते हैं पहले तो कि पितृसत्ता है क्या। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो स्त्री और पुरुष के बीच में असमान बंटवारा करती है, शक्ति का, ताकत का एक असमान किस्म का बंटवारा करती है, एक को ज़्यादा, एक को कम या बिल्कुल नहीं। और इस तरह से जो श्रम है, स्त्रियों का श्रम, उनकी देह और उनकी कोख यानी उत्पादन, जो प्रजनन है, वे उस पर पुरुष के आधिपत्य को स्वीकार करती है, स्वीकृति प्रदान करती है। और ये जो प्रभुत्व है
पुरुष का उसकी वैधता को सिद्ध करने के लिए कि पुरुष श्रेष्ठ है और उसका आधिपत्य होना चाहिए स्त्री के ऊपर, इस वैधता को सिद्ध करने के लिए वो स्त्रियों की जैविक जो हीनता है उसका दुष्प्रचार करती है, जो कि दरअसल नहीं है। जैविक रूप से कोई किसी दूसरे से हीन नहीं है। बायोलॉजिकली जैविक रूप से अपने शारीरिक रूप से, शारीरिक क्षमताओं के रूप में कोई भी किसी दूसरे से कमतर नहीं है। लेकिन पुरुष के आधिपत्य को वैध बताने के लिए लगातार जो पितृसत्ता है, स्त्रियों की हीनता, जो जैविक हीनता कि भाई प्रकृति से ही उन्हें कमजोर बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से ही उन्हें शासित होने के लिए बनाया गया है, प्रकृति ने ही ऐसा विधान किया है कि वह पुरुष के अधीन रहे, प्रकृति ने ही उसे ऐसा बनाया है कि हमेशा उसकी रक्षा किए जाने की जरूरत है। तो उसे एक रक्षणीय प्राणी बनाया जो है, हमने नहीं बनाया है, समाज ने, प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति को इसका आधार बनाकर उस जैविक हीनता तथा कथित जो वो जैविक हीनता है, उसको वो वैधता देने की कोशिश करती है पितृसत्ता, और इसे एक दुष्प्रचार की तरह किया जाता है। आप ऐसे तमाम उदाहरण अपने आसपास देखेंगे, फिल्मों में देखेंगे, पुरानी फिल्मों में ऐसा पाएंगे, आप पुरानी किताबों में ऐसा पाएंगे, कुछ शास्त्रों में ऐसा पाएंगे, आप मनुस्मृति में ये सब चीज़ें लिखे पाएंगे, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो इस तरह से पुरुष के आधिपत्य को स्त्रियों के लिए कर्तव्य भी बनाया गया। उनकी इच्छा के पालन करने को स्त्रियों के लिए कर्तव्य भी बनाया गया, और लंबे समय तक पितृसत्ता का ये कारोबार छद्मावरण में लगातार चलता रहा है। ये छद्मावरण क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि इसे कई तरह के रीति रिवाजों से, कई तरह के ढकोसलों से, कई प्रकार के व्यावहारिक जो पैटर्न है उनके नीचे इसको छुपाने की कोशिश की गई। तो मूल में दमन जो है, जो मूल में शोषण है, उसको कवर किया जाता है, उसको छुपाया जाता है। एक अंग्रेजी में शब्द है कैमोफ्लाज किया जाता है, कि वो दिखाई ना दे कि दरअसल वो दमन और शोषण है। वो प्रेम लगे, वो स्नेह लगे, वो अपनापन लगे, इस तरह से अनुकूलन पितृसत्ता ने हमेशा से किया है। इसीलिए उसकी छानबीन करना, उसकी पड़ताल करना, उसकी गहराई में जाना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात, पितृसत्ता क्योंकि पेट्रियार्की या पितृसत्ता पुरुषों को समाज में आधिपत्य देने के पक्ष में है, उनको ज़्यादा अधिकार, विशेषाधिकार देने के पक्ष में है। तो बचपन से ही ये शुरू हो जाता है। बचपन से ही इस तरह का पालन पोषण दिया जाता है लड़कों को कि वो स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, और इस तरह समाज में एक लैंगिक गैर बराबरी को कायम किया जाता है ना। और मज़ेदार चीज़ ये है कि आप सोच रहे होंगे कि इस तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था में तो फिर क्या स्त्रियों की कोई जगह नहीं है? क्या वो उनकी ज़रूरत नहीं है? क्या वो अवांछित हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से ये बात सच नहीं है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियां एकदम अवांछित नहीं होती कि हम उन्हें चाहते ही नहीं है पेट्रियार्कल व्यवस्था में, बल्कि वो अपनी यौनिकता की वजह से, अपने कोख की वजह से, अपने श्रम की वजह से पितृसत्ता के कारोबार को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसलिए और ये सहायता कैसे मिल सकती है? जब तक पितृसत्ता उनको अनुकूलित नहीं करेगी, नियंत्रित नहीं करेगी, प्रशिक्षित नहीं करेगी, तब तक ये नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए उनको रूढ़ भूमिकाएं दी जाती हैं कि बस वो माँ, पत्नी, बेटी, और ये उनकी भूमिकाएं हैं, इन्हीं में उसको रहना है। इससे अलग उसको अपने वजूद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पुरस्कृत करती है पितृसत्ता, दंडित करती है, और ये उसके तरीके होते हैं। मज़ेदार बात यह है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष भी बराबर नहीं होते। वहाँ भी शक्ति का एक ऐसा समीकरण है, वहाँ भी सत्ता का एक ऐसा समीकरण है जिसमें सभी पुरुष बराबर नहीं है। एक खास किस्म की विशेषताएं हैं, वो तय करेंगी कि कौन सा पुरुष भी श्रेष्ठ होगा। अब जब हम आगे दलित विमर्श पे बात करेंगे तो इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन केवल एक उदाहरण के लिए मैं चाहती हूँ कि आप के सामने ये बात रखूँ, और आप जब क्लास के बाद इसको सोचें
तो तमाम तरह के उदाहरण अपने आसपास के समाज से आपके दिमाग में निकल कर आएंगे, आपके सामने आएंगे, आंखों के सामने, कि जब मैं कह रही हूँ कि पितृसत्तात्मक संरचना में पुरुष भी बराबर नहीं होते, तो मैं जाति को यहाँ और नस्ल को यहाँ सामने रखती हूँ आपके। आप सोचकर देखिए, एक सवर्ण पुरुष के सामने, एक ब्राह्मण पुरुष के सामने एक दलित पुरुष की क्या स्थिति होती है, वो किस पोजीशन पे होता है। आप सोचिए जरा कि समाज में मुख्य धारा में रहने वाला जो सवर्ण उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय पुरुष है, उसके सामने एक आदिवासी, एक काले पुरुष, एक ब्लैक जो मैन है, उसकी क्या स्थिति होती है। आप सोच कर देखिए कि एक अमीर के सामने, एक अमीर सवर्ण पुरुष के सामने गरीब पुरुष की क्या स्थिति होती है। तो पितृसत्तात्मक संरचना जो व्यवस्था तैयार करती है, उसमें सभी पुरुष भी बराबर नहीं होते। लेकिन मजेदार चीज यहाँ पर यह समझने के लिए कि भले ही वे पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष बराबर नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद स्त्रियों के सामने वे फिर भी एक ऊपर की स्थिति में होते हैं, एक उच्च स्थिति में होते हैं, एक विशिष्ट स्थिति में आ जाते हैं। जैसे दलित पुरुष दलित स्त्री के सामने भी वो एक ज्यादा ऊंचे पायदान पर उसके सामने होगा। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पितृसत्ता क्या है और किस तरह से समाज में वो गहरे उसकी जड़ें बैठी हुई हैं, पनप रही हैं, फल फूल रहा है, जिससे पितृसत्ता का वृक्ष। 20वीं शताब्दी में स्त्रीवाद ने ही सबसे पहले पितृसत्ता की आलोचनात्मक व्याख्या की। उससे पहले ऐसा नहीं है कि पितृसत्ता शब्द मौजूद नहीं था या उस पर कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि 19वीं शताब्दी में परिवार की उत्पत्ति, कि फैमिली कैसे, परिवार कैसे शुरू हुआ, परिवार की व्यवस्था कैसे शुरू, बहुत आदिम मनुष्य की, हमने कल भी क्लास में ये बात की थी कि आदिम जो समाज थे, आदिम मनुष्यों का जो जीवन था, उसमें वो किस तरह से उसका रहन सहन था। तो परिवार उस तरह के नहीं हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे। जिन परिवारों को हम आज देखते हैं, उनका भी तो एक इतिहास है। उस रूप में भी हम आज तो नहीं पहुंचे हैं। जो परिवार व्यवस्था आज है, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम सारी फैमिलीज अपने आसपास देखते हैं, उसका भी तो एक विकास है। तो उसका इतिहास खोजते हुए, परिवार की उत्पत्ति का इतिहास खोजते हुए जो विद्वान हैं, उन्होंने कबीलों में सहज रूप से विकसित मातृसत्ता को नष्ट करके, सहज रूप से विकसित जो मातृसत्ता है उसको नष्ट करके पितृसत्ता के सिंहासनारूढ़ होने का प्रमाण दिया। इस पर हमने कल भी बात की थी, लेकिन एक चीज जो हमने कल नहीं डिस्कस की थी वो थी मातृसत्ता को नष्ट करके। एक ये हाइपोथेसिस है इतिहासकारों के बीच में, और ये बेहद प्रचलित है, और एक प्राकल्पना, संकल्पना कह लीजिए, जो इतिहासकार प्रागैतिहासिक समय के बारे में निर्मित करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करके, रिसर्च करके, शोध करके, और तमाम शोध के नतीजों के आधार पे फिर वो एक संकल्पना निर्मित करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। क्योंकि ये बात पहले भी हो चुकी है, हम कर चुके हैं कि प्रागैतिहासिक समय यानी इतिहास से पहले का समय, इतिहास से पहले का समय यानी हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन जब शुरू होता है, उससे भी बहुत पुराना समय, उसके प्रमाण हमको किसी किताब में नहीं मिलते, किसी लेख में नहीं मिलते, किसी शिलालेख में नहीं मिलते, और इस तरह के लिखित प्रमाण कहीं नहीं मिलते। तो हमको उनके बारे में एक हाइपोथेसिस निर्मित करनी होती है शोध के जरिए। वो ये मानती है कि मातृसत्ता आरंभिक समाजों में थी। जब समाज शुरू हुए थे, जब मानव जीवन शुरू हुआ था, तब हमारे कबीलों में, जो आदि मानव के कबीले थे, उनमें मातृसत्ता हुआ करती थी। मातृसत्ता पितृसत्ता का बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। बार बार आप ऐसे लोगों को कहते सुनोगे कि अच्छा, पितृसत्ता का विरोध करते हैं तो इसका मतलब आप मातृसत्ता लाना चाहते हैं। तो ये एक थोड़ी सी उपहासास्पद बात है कि मातृसत्ता को पितृसत्ता के बराबर रखना या उन दोनों को एक दूसरे का विलोम मानना कि अगर आप पितृसत्ता हटाएंगे तो मातृसत्ता आ जाएगी। ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें मातृसत्ता को भी समझना होगा। तो बहुत संक्षेप में हम जानेंगे
कि मातृसत्ता क्या है। दरअसल पितृसत्ता कोई प्राकृतिक व्यवस्था तो है नहीं, नेचुरल नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बार बार आपके सामने प्रस्तुत किया जाता रहा है। जन्म से हम यही सोचते हुए आए हैं कि ये बहुत प्राकृतिक व्यवस्था है कि घर में एक पिता है और वो पिता जो है वो मुखिया है और बाकी सब लोगों को उसके अधीन रहना है और उसकी बातों को मानना है। और घर में जितने भी जो स्त्री सदस्य हैं और जो बाकी अधीनस्थ सदस्य हैं, पुरुष भी हैं, लड़के भी, जो भी हैं घर में, जो मुखिया पुरुष है उसके अलावा, वो सब लोग जो हैं उनको अधीनस्थ ही होना चाहिए, उनको अधीनता स्वीकार करनी चाहिए उसकी। और यही स्वाभाविक परिवार व्यवस्था है और ऐसे ही शुरू से होता आया है। अक्सर हम बड़े लोगों से ये बात सुनते भी हैं, अरे ऐसा ही तो होता आया है, ऐसा ही चलता आया है, इसमें क्या बुरी बात है, हमेशा से ही तो ऐसा रहा है। तो एक तो ये कि इतिहास का काम ये है और बहुत हद तक समाज शास्त्र का काम ये है, बहुत हद तक नृतत्व शास्त्र का काम ये है कि वो पीछे जाए और तलाशे कि जिन चीज़ों के लिए हम कहते हैं ऐसा ही होता आया है, तो वो दरअसल ऐसी ही थी क्या। और सब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं, वो दरअसल इस तरह थी नहीं। परिवर्तित होते हुए, विकसित होते हुए हम आज के समाज में पहुंचे हैं। उस हिसाब से विद्वान कहते हैं कि जो पितृसत्ता है वो दरअसल आगे बढ़ी हुई स्थिति है। हम सबसे जैसे आप विकास की अवस्था में सबसे हायर पेडिस्टल पे आप पहुंच गए हो, ये एडवांस स्थिति है। पितृसत्ता की जो आज की स्थिति है वो पितृसत्तात्मक समाजों में एडवांस स्थिति है, सबसे आगे बढ़े हुए हैं, अव्वल पहुंच चुकी है पितृसत्ता। तो इसी तरह से वो शुरू में नहीं थी। अगर हम ये कहते हैं कि वो एकदम विकसित स्थिति में आज है पितृसत्ता, तो इससे ये जाहिर है कि वो शुरू में ऐसी नहीं थी। शुरू में कुछ उसमें ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें पता लगाना होगा। तो हम मातृसत्ता पे जाते हैं कि मातृसत्ता क्या थी। और हमको समझ में आता है सबसे पहली बात ये कि पितृसत्ता कोई स्वाभाविक और नैसर्गिक चीज़ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जन्म लेते ही हमको लगा कि पिट्रियाकल जो संरचनाएं हैं वो एकदम स्वाभाविक हैं। आरंभिक जो मातृसत्तात्मक परिवार थे उनके बारे में जितने भी शोध हुए उन सब ने कहा कि सभ्यताओं का जो विकास हुआ वो मातृसत्ता से हुआ। और मातृसत्ता एक नेचुरल, स्वाभाविक, नैसर्गिक पद्धति थी, है ना। समूह के विवाह हुआ करते थे। ये हमने कल भी बात की थी कि एकल विवाह तो पितृसत्ता के साथ आते हैं बाद में। आरंभ में ये सामूहिक विवाहों की व्यवस्था होती थी कबीलों में, और उनमें जो संतानें जन्मती थीं, पैदा होती थीं, जो भी संतानें, वो माँ की नाम से, माँ की वजह से जाना चाहती थी। पिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता था, लेकिन माँ तो अपनी पैदा की हुई संतान को जानती है, संतान अपनी माँ को पहचानता है, जन्म लेने से ही, लेने के साथ ही उसको पता होता है कि ये मेरी माँ है। तो नानी, माँ, मौसियाँ और उनके बच्चे ये मातृवंश से पहचाने जाते थे। अभी जो स्कूलों में एक तरीका है परिवार का वंश वृक्ष जिसको हम बोलते हैं, फैमिली ट्री बनवाते हैं बच्चों से। उसमें क्या होता है, उसमें पिता, उसके माता पिता और वगैरह वगैरह, आप फॉर्म भी लिखते हैं जब भरने के लिए, किसी भी एडमिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, कहीं भी, तो अक्सर पिता का नाम आपसे, अक्सर क्या, पिता का ही नाम पूछा जाता है आपसे। ये लेटेस्ट बदलाव है, ये नए बदलाव हैं कि जिनमें माँ का नाम भी वहाँ दिया जा सकता है। आप अपने फॉर्म भरते हुए उन पे माँ का नाम भी भर सकते हैं। और यदि आप केवल माँ का नाम भरना चाहते हैं तो भी कम से कम दिल्ली में आपके पास ये सुविधा है कि आप सिर्फ अपनी माँ का नाम भर के स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, पिता के नाम की। नहीं तो बहुत लंबे समय तक आप सोच सकते हैं कि अगर ये हालिया बदलाव है तो कुछ समय पहले तक आपको पिता का नाम बताना बेहद ज़रूरी था। तो ये व्यवस्था जिसमें पिता से आपकी पहचान लिया जाना इतना ज़रूरी हो कि वो सामाजिक कलंक का भी कारण बन जाए, वो अपमान का भी कारण बन जाए, ये अचानक से नहीं बनी। तो वो आरंभिक जो समाज थे जिनमें मातृसत्ता थी, विद्वान मानते हैं, उसमें नानियाँ, मौसियाँ, माँ, इनसे बच्चे की मातृवंश की पहचान होती थी। जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया है वो अपनी माँ को जानती है ना। वो भी उसी तरह से जैसे आपकी संतान आपको जानती है, वो अपनी माँ को उसी तरह से पहचानती है, उसकी पहचान अपनी माँ से होती है। वो माँ अपने और बच्चों को जानती है,
कि ये बच्चे हैं जिनको मैंने जन्म दिया है। तो एक किस्म का जो परिवार बनता था वो माँ का वंश होता था, उससे वो पहचाने जाते थे। और इसे सत्ता नहीं कह सकते उस अर्थ में जिस अर्थ में पितृसत्ता को कहा जाता है कि वो एक सत्ता है, ठीक है। और इसलिए ये और एक गहरी बहस है जिसकी तरफ हमको अभी फिलहाल नहीं जाना है, बल्कि हम लोग का जितना सिलेबस है, और अभी आप 3rd ईयर में ही हो हिंदी ऑनर्स के, तो हमको उन चीज़ों के विस्तार में नहीं जाना है। संक्षेप में केवल हम इस संदर्भ को समझ लेंगे कि वो व्यवस्थाएं जो थी, वो जो समाज थे, मातृसत्तात्मक समाज जिनको हम कह रहे हैं, वो कम्युनिस्टिक गृहस्थियां कहलाती थी। कम्युनिस्टिक गृहस्थियां यानी जिनके केंद्र में स्त्री थी, लेकिन श्रम का विभाजन जो था वो सबका बराबर था, और संपत्ति जो थी वो पूरे कबीले की थी, किसी एक की नहीं थी, ठीक है। और ये एकदम साफ था कि पुरुष शिकार करेंगे, भोजन के लिए कच्चा माल जुटाएंगे और ज़रूरी औजार जुटाएंगे, स्त्रियां घर और बच्चों का ध्यान रखते हुए कच्चे माल को भोजन बनाएंगी। इसके अलावा जो भी संपत्ति थी कबीले की, वो सारी समूह की संपत्ति थी। और सबसे ज़रूरी बात कि जो बच्चे थे वो पूरे कबीले के थे, किसी एक के नहीं थे। सबको उनका ध्यान रखना था, सबको उनकी जिम्मेदारी उठानी थी। इस अर्थ में ये कम्युनिस्टिक गृहस्थियां थी, दो अर्थों में। एक तो संपत्ति पूरे कबीले की थी, दूसरा बच्चे पूरे कबीले की जिम्मेदारी थे, किसी एक की नहीं थे कि ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने तेरे बच्चे से झगड़ा किया और हम उसके लिए फिर लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, मेरे बच्चे को ज्यादा मिले थे। नहीं, ये चीजें बाद में विकसित होती हैं। पहले उन कम्युनिस्टिक गृहस्थियों में, मातृसत्तात्मक व्यवस्थाओं में, बच्चे पूरे कबीले के बच्चे हुआ करते थे। और मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि इसीलिए बच्चों का नाम उनके माँ के नाम पे या उनके कबीले के नाम से उनको जाना जाता था। जैसे कुंती का बेटा कर्ण को कौंतेय कहा जाता था, या राधा ने कर्ण को पाला था तो कर्ण को राधेय भी कहा जाता था। तो माँ से पहचान किया जाना या कबीले के नाम से पहचान किया जाना जो थी, कबीले के लिए भी मैंने आपको बताया था कि अब तक भी ऐसे रिवाज हैं जहाँ लोग अपने नाम, अपने उपनाम के रूप में अपनी जगह के नाम को, गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, दाग देहलवी, इस तरह से अपनी, या आजमी, आजमगढ़ से जो है, उसको लगाना पसंद करते हैं। तो पहचान के लिए पिता का नाम, पिता का उपनाम, ये पितृसत्ता के विकास में हमने ये चीज को हासिल किया, ये आरंभ में नहीं था, ठीक है। निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें मेरी हैं, है ना, ये सारा सामान मेरा है, वो नहीं था। जो है वो पूरे कबीले का है, जो भी था वो समूह का था, है ना। तो इस तरह से निजी संपत्ति जैसे जैसे बढ़ती रही, जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट आता गया, जैसे जैसे ये विचार आता गया कि अरे ये तो मेरा निजी है, ये खेती की ये मेरा निजी है, इसमें मेहनत की है ये मेरा निजी है, तो निजी संपत्ति की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। और अपनी संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए स्त्री को बंदी नहीं किया गया। जब तक उस पे नियंत्रण नहीं किया जाएगा, उसकी कोख पे नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि यह जो है वो पुरुष की संतान है और ये उसका वैध लीगल उत्तराधिकारी है। इस तरह से चीज़ों को परिवर्तित किया गया और मातृसत्ता पीछे रह गई और पितृसत्ता धीरे धीरे निजी संपत्ति के साथ बढ़ती गई। फ्रेडरिक एंगल्स इस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और वो मानते हैं कि धीरे धीरे स्त्री के जो रक्त संबंधी थे, जिससे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि मेरी संतान जो है वो मेरे नाम से जानी जाएगी, जो बच्चा है वो माँ के नाम से जाना जाएगा, और वो माँ, मौसी, नानियाँ, ये जो हैं ये उसके रक्त संबंधी हैं। इनको गोत्र से, इनको पूरे सिस्टम से बाहर किया गया कि बच्चे की पहचान इनसे नहीं होगी, ठीक है। और एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है, ये एकल विवाह इसके साथ आता है और यही सुनिश्चित कर पाता है, एकल विवाह से ही सुनिश्चित हो सकता है कि वो संतान उस पुरुष की है, ताकि वो फिर उसको अपनी पूरी संपत्ति का एक उत्तराधिकारी, लीगल उत्तराधिकारी बना दे। भाई वो कबीले में इतने सारे बच्चे हैं, जब निजी संपत्ति उसके पास आ गई तो ये लालच भी आया कि ये निजी संपत्ति सब में थोड़ी ना बंटनी चाहिए, मेरी निजी है तो फिर मेरे ही किसी बहुत
निजी के करीबी के पास ये जानी चाहिए, मेरी ही संतान के पास जानी चाहिए, मेरी ही संतान सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी समस्या थी उसके लिए, क्योंकि अब की तरह कोई डीएनए की व्यवस्था तो है नहीं पहचानने के लिए, है थी नहीं उस वक्त। तो बच्चे की प्राकृतिक रूप से पहचान तो उसकी माँ से ही होती है। तो ये प्राकृतिक रूप से माँ से जो उसकी पहचान होती है, इसको खारिज करके और फिर पितृसत्ता ने एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करेगी, इससे सुनिश्चित किया कि जो संतान है वो किसकी है किसकी नहीं है। तो ये पितृसत्ता जो हम अब देखते हैं, इसका इतिहास लंबा है, ये विकसित हुई है, ये हिस्टोरिकल है, 1 या 2 दिन में ये नहीं तैयार हुई है। तो इस तरह से फ्रेडरिक एंगल्स ये भी कहते हैं कि मातृसत्ता का विनाश स्त्री जाति की विश्व ऐतिहासिक पराजय है। ठीक है, अब बहुत संक्षेप में मातृसत्ता पे हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने सुना है कि हमारी तो माँ की बात सुनी जाती है, भाई हमारे घर में तो माँ की चलती है ना। तो इस बात को कहते हुए वो लोग कह देते हैं कि हमारे घर में तो मातृसत्ता है। मातृसत्ता को अंग्रेजी में मैट्रियार्की कहा जाता है, पितृसत्ता को अंग्रेजी में पेट्रियार्की कहा जाता है। तो बहुत लोग मजाक में कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो माँ की चलती है, तो इसलिए हमारे घर में तो मैट्रियार्की है। तो हर एक को तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन आप सब क्योंकि विद्यार्थी हैं, स्त्री विमर्श पढ़ रहे हैं, अस्मिता विमर्श पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि मातृसत्ता या मैट्रियार्की इसे नहीं कहते। मातृसत्ता 2-4 घरों की व्यवस्था को नहीं कहते। ये सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था होती है, और इस व्यवस्था में उनके पास राजनीतिक अधिकार होते हैं, आर्थिक अधिकार होते हैं, सामाजिक निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। ठीक है, और इस मातृसत्ता में मातृवंश भी शामिल होता है। मातृवंश जिसकी हम पहले बात कर आए, यानी कि माँ से जो पहचान होती है ना, जिसमें माँ का वंश आगे चलता है, माँ की बेटी, बेटी के बच्चे, और उनमें भी जो स्त्री है उसके फिर बच्चे, उसके बच्चे, तो माँ से यहाँ वंश चलता है। ठीक है, तो मातृसत्ता में मातृवंश भी शामिल होता है। अब जो लोग ये बात कहते हैं कि माँ की चलती है हमारे घर में, तो हमारे घर में तो मैट्रियार्की है, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। आप लोग को कोई ऐसा मिले तो आप लोग भी पूछिएगा कि क्या आपके घर में बच्चों की पहचान उनकी माँ के नाम से होती आई है। और दूसरी बात ये पूछिएगा जो बेहद ज़रूरी है मातृसत्ता को, मैट्रियार्की को समझने के लिए, कि यहाँ संपत्ति माँ से बेटी को ट्रांसफ़र होती है। तो ये भी पूछिएगा कि क्या आपको अपनी माँ से संपत्ति मिली थी और आप वो संपत्ति अपनी बेटी को देंगे, तब तो हम इसे मातृसत्ता मानेंगे, अदरवाइज अन्यथा ये मातृसत्ता नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें जो मातृसत्ता में शामिल होती हैं, ये हमको समझना ज़रूरी है। इसलिए मातृसत्ता को पितृसत्ता का के बदले में आ जाने वाली व्यवस्था नहीं कह सकते। इन दोनों की तुलना उस अर्थ में नहीं कर सकते कि पितृसत्ता को हटा के मातृसत्ता को ले आएंगे तो वही हो जाएगा, जैसे अभी सत्ता है वैसे तब सत्ता होगी। एक जैसी सत्ताएं नहीं होती हैं ये। मातृसत्ता में ये ध्यान रखना होगा कि फोर्सफुली बल का इस्तेमाल करके दमन किए जाने की पद्धति वो नहीं है। ठीक है, मातृसत्ता, और दूसरी बात ये कि मातृसत्ता बहुत आरंभ के समाज में सिर्फ कुछ समय के लिए बेहद आरंभिक स्थिति थी। लंबे समय तक चलने वाले विकसित होते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। जैसे पितृसत्ता विकसित हुई हजारों सालों में, इस तरह से मातृसत्ता का विकास नहीं होता। वह आरंभ के कुछ समय के लिए केवल रहती है और फिर धीरे धीरे पितृसत्ता उसको टेक ओवर करके, उसको अपदस्थ करके, उसको अपनी जगह से हटा के पितृसत्ता जगह ले लेती है। तो घर में माँ की चलना, उसके फैसले सुने जाना, उसकी बात माने जाना, केवल ये मातृसत्ता नहीं है। अगर एक समूह के रूप में एक आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक प्रभुत्व अगर आपको हासिल नहीं है, यानी अगर आपके जो समाज है, जो राज्य है, वहाँ पे स्त्रियों का ही
स्त्रियों के हाथ में ही राजनीतिक कमान नहीं है, तो हम उसको मातृसत्ता हम उसको नहीं कह सकते। सामाजिक निर्णय लेने के अधिकार उनके हाथ में नहीं है, तो वो एक नहीं है। तो ये विमेन एज ग्रुप, औरतें एक समूह के रूप में इसमें होना चाहिए। 2-4 घरों की व्यवस्था को हम नहीं मानते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा, संपत्ति। तो इस तरह से पितृसत्ता समाज में आगे बढ़ी हुई, विकसित, आला, एडवांस्ड किस्म की स्थिति है। और अगर हम केवल इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा कि घर में पिता या सबसे उम्र दराज जो पुरुष है उसका शासन, और इसी अर्थ में विस्तार हुआ इसका बाद में भी। यहीं से वो प्रयोग निकलता है जिसको हम कहते हैं बाप का राज है ना। तुम्हारे बाप का राज है क्या? ये कहाँ से हमारी भाषा में ये सारे प्रयोग आते हैं? यहीं से आते हैं, है ना। तो बाप का राज जैसा प्रयोग यहीं से निकलता है, और अक्सर लड़कों पर भी इसके सहारे व्यंग्य किया जाता है, क्योंकि मातृसत्ता पुत्र के जन्म को महत्व देती है और पुरुष सदस्यों को वो वरीयता